SRS हर बार आएगा, SRS DFD ER डायग्राम 30 मार्क्स का क्वेश्चन ये फिक्स होता है इग्नू एग्जामिनेशन में, इसलिए SRS को आज ही डन करना है। जी सर। Sir, which block? ब्लॉक 1, Okay, which chapter? फर्स्ट चैप्टर, आई Okay, थिंक sir. फर्स्ट Thank you. चैप्टर। कोई बताएगा SRS के बारे में क्या पढ़ा है? सर एक सॉफ्टवेयर मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पूरा जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी पूरी जानकारी होती है। इसके अंदर सब कुछ लिखा रहता है, पर्पस लिखा रहता है और किस लिए बना रहे हैं, यूजर के लिए कैसे इजी होगा। और मतलब एक समझ लो एक रफली तो नहीं कह सकते कि एक रिटर्न वर्क हो सकता है ये कि हम कस्टमर कह रहा हूँ क्लाइंट को क्या देंगे बना के या उसके। सॉफ्टवेयर यहाँ तक डेवलप हो चुका होता है? नहीं सर, यहाँ डेवलप नहीं होता है ना। नहीं यहाँ तो अभी सिर्फ हम वो लिख रहे हैं कि उसमें क्या क्या आएगा, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितना सॉफ्टवेयर वो किस किस सॉफ्टवेयर में काम करेगा व्हाट ये। डू मीन बाय स्पेसिफिकेशन कीवर्ड? स्पेसिफिकेशन का मीन्स क्या होता है? मतलब वो क्या करेगा, वो मेरा सेशन में 11 में सब उसके बेसिकली सॉफ्टवेयर आएंगे अंदर। हाँ सर। डॉक्यूमेंटेशन, like basically documentation. It is not a working software, it is only documentation. डॉक्यूमेंटेशन आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, यही है ना। जैसे अभी आप जी सिनॉप्सिस वर्क करोगे तो सिनॉप्सिस वर्क में आप क्या बनाओगे? वही डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे सबका, डॉक्यूमेंट ही बनेगा एक तरीके का हमारा जो जो भी वेबसाइट पे हम काम करेंगे। हाँ, तो आप रिक्वायरमेंट को पहले फ्रीज करोगे ना। जी सर। हमने अभी आपको प्रोटोटाइप मॉडल बताया था जिसमें हमने बताया कि रिक्वायरमेंट पहले हम फ्रीज कर लेते हैं कि जो दिस इज द लास्ट लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट, उसके बाद हम डेवलपमेंट शुरू करते हैं। ठीक है। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट की स्टडी ढंग से नहीं होती है तो क्या आप सॉफ्टवेयर कंप्लीट बना सकते हो? जी सर। नहीं बनेगा ना। नहीं बनेगा सर। तो देखो, SRS को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है। विच डिस्क्राइब्स द पर्पस। ठीक है, क्या पर्पस है उसको करने का। ठीक है। जो मेजर मॉड्यूल्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो ओवरऑल जो भी रिक्वायरमेंट स्टडी आप करते हो वो आप SRS के अंदर जाके पुट करते हो। ठीक है। तो SRS का हमारा रोल क्या होता है फर्दर फ्यूचर में, हमें क्या हेल्पफुल होगा ये? जो सर हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे क्लाइंट डेवलपर और सबको जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें हमें ज्यादा आप दिक्कत देखो नहीं आएगी फिर इसमें चेंज करने के लिए टॉपिक है कुछ भी। 1.2.1 बेनिफिट्स ऑफ SRS। जी सर। इसमें देखो क्या लिखा है, फॉर्म द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर अबाउट द सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। यहाँ, एक एग्रीमेंट होता है ना कस्टमर और इसके बीच में। ठीक है। जी सर।
कि हम ये चीजें करने वाले, ये सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी होगी, तो उसका एक एग्रीमेंट साइन होगा। ओके। ठीक है, देन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट एफर्ट, शेड्यूल एस्टिमेशन, ये भी आप उसके अंदर लिखते हो। ठीक है, शेड्यूल उसका होगा, इसको भी मैं एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, जी देन फॉर्म बेसिस फॉर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, अब आपने रिक्वायरमेंट उसमें लिख रखी है सॉफ्ट एसआरएस के अंदर, तो आपको क्या है, अगर कुछ वेरीफाई करना है या वैलिडेट करना है, ठीक है, तो वो आपको एक क्या है, बना हुआ डॉक्यूमेंट देगा, जिसके थ्रू आप जाके वेरीफाई वैलिडेट कर सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, देन हेल्प सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी इन इंस्टॉलेशन। अब आपको अभी जैसे आपने बताया कि हम इस एनवायरनमेंट में रन करना चाहते हैं, जी। इसकी डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगी? एसआरएस में। एसआरएस में मिलेगी। इंस्टॉल कैसे करेंगे? जी। ठीक है, तो यस इंस्टॉलेशन सर। का उसमें गाइडलाइन होगा, जैसे आप देखते हो यूजर मैनुअल आपको मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन ही मिलता है ना वो सब। ठीक है, हाँ। दैट इज बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल मैनुअल हो, यूजर मैनुअल हो, तो क्या होता है किसी प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एक मोबाइल का आप डब्बा खोलते हो, जब मोबाइल आप परचेज करते हो, तो कंपनी नहीं आती ना आपके घर पे, आप उसके स्पेसिफिकेशन को देख के समझ जाते हो कि इसके अंदर क्या 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 कितने यूनिट्स हैं। ठीक है, आपको ईयरफोन मिल रहा है, चार्जर मिल रहा है, वो सारा कुछ लिखा होता है। उसके बाद उसके अंदर एक छोटी सी बुकलेट मिलती है। यूजर मैनुअल। ठीक है, यूजर मैनुअल, जिसको देख के यूजर एक एवरेज अंडरस्टैंडिंग से समझ सकता है चार्जिंग पॉइंट ये होगा, ठीक है, सिम यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो कंपनी को आने की जरूरत नहीं है ना। नहीं। तो स्पेसिफिकेशन हमारा जो होता है एक ट्रेनिंग पर्पस भी सॉल्व करता है, कि जो अगर हम कुछ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू आज से 10 साल के बाद, मानो तुमने आज एक सॉफ्टवेयर बनाया ठीक है। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, 10 साल के बाद उसे रीडेवलप करने की जरूरत है, और तुम चला गया अमेरिका, तो यहाँ का डेवलपर जो नेक्स्ट जनरेशन का आएगा, वो कैसे समझेगा कि तुमने किस लॉजिक से उसको बनाया था, क्या रिक्वायरमेंट एनालिसिस की थी, डीएफडी कैसे बनाया था, ईआर डायग्राम कैसे बनाया था, उसी को मॉडिफाई करेगा ना। तुम्हारी जी सर। अंडरस्टैंडिंग को ही वो मॉडिफाई करेगा। तो उसके लिए क्या वो जाएगा तुम्हारे एसआरएस में, ठीक है, तुम्हारे रिक्वायरमेंट स्टडी को पढ़ेगा, डीएफडी के फ्लोज को देखेगा, ठीक है, ईआर डायग्राम देखेगा, तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट समझ गया कि तुमने इस कॉन्सेप्ट से चलाया। हो सकता है जो आज टेक्नोलॉजी यूज हो रही है 10 साल के बाद वो टेक्नोलॉजी ना यूज हो रही हो, तो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर देगा, नई टेक्नोलॉजी में बन जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है। ठीक है, जी सर। आज से 12-14 साल पहले डॉटनेट पीएचपी कोई नहीं जानता था, मार्केट में लोग जानते थे कि हाँ चीज है, लेकिन इतने वाइड लेवल पे इसको मार्केट में आना, पहले लोगों को डेवलपमेंट में क्या था कि जावा कर लो, ओरेकल कर लो, ठीक है, ये सबसे सेफ जॉब मिलेगी। अभी जावा की तरफ कोई जाता नहीं है, जावा उसको बड़ा लेंदी लगता है उसमें एंट्री मारने में। तो हर समय में टेक्नोलॉजी का नया नया एडवांसमेंट होता रहता है। अभी देखो एआई की तरफ लोग जा रहे हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट अब एआई की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे कुछ नई चीज और मार्केट में आएगी जो कि और बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी। ठीक है, इजी होगा लोगों को समझना, उस पर कोडिंग करना। ठीक है, तो सारे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर हम कुछ इनहांस भी करना चाहते हैं, उसमें कई नए फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, हम रिक्वायरमेंट स्टडी फेज में जाके वहां पर रिक्वायरमेंट जहाँ पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे जिसकी जरूरत है, तो हम सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? बेनिफिट ऑफ एसआरएस। जी सर। होना चाहिए, हम अप्लाई करना चाहे तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी देके हम उसको भी कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स के सारे इसके अंदर होने चाहिए कि अगर हम कोई चेंज करना चाहे, कुछ वेरीफाई करना चाहे, ठीक है, तो इजीली हमारा हो जाए। ठीक है, जी सर। अब देखो इसमें 1.2.6 अगर ब्लॉक सामने है तो उसको टिक मार्क कर लो। ठीक है, यहाँ से एसआरएस का स्ट्रक्चर शुरू होता है। ठीक है, और ब्लॉक ओके सर। सामने नहीं है तो कॉपी में कहीं पे साइड में लिख लो 1.2.6 से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके।
ओके सर। वो तो हो गया हमारा छोटा पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेनिफिट क्या है, ठीक है, हम फॉर्मेट में ऐसा लिखते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बनाने के लिए, ठीक है, एक आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट किया, अब क्या करोगे बताओगे क्या हो? सबसे पहले पर्पस, पर्पस से बना रहे हो, और किसके लिए बना रहे हो, ठीक है। दिस एक्सप्लेन द मीन एंड द इंटेंशंस ऑफ द एसआरएस। तो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बना रहे हो, वो सबको बेनिफिट दे। अब रेलवे बनाओगे तो रेलवे का तो सबको ये सब यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिक कोई चीज बनाओगे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, तो उसका ऑडियंस वहीं तक लिमिटेड होगा। मानो किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बनाओगे तो उसका ऑडियंस वहीं तक है, ठीक है। वो अपने इंटरनल यूज के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं तो उसका ऑडियंस वहीं तक है। लेकिन अगर इसको आप वाइड लेवल पे करते हो, ऑल ओवर इंडिया के लोग एक ऐप के थ्रू कुछ कनेक्ट हो रहे गवर्नमेंट के साइट पे, देन आपको ये सोच के चलना होगा। ऐसे हिंदी में भी रखते हैं, इंग्लिश में भी रखते हैं, उर्दू में भी रखते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस का भी आपको सिलेक्शन करके चलना होगा, ठीक है। देन स्कोप, क्या स्कोप है इसका? It provides pointed brief description of high-level functionality of the software and explain the broad goals of the intended software. अब यहाँ पर आप बताओगे गोल क्या है आपके सॉफ्टवेयर का, ठीक है। आप बताओगे पहले ऐसा सिस्टम चलता था। देखो सबसे बढ़िया तरीका होता है इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने का। पहले पहला 2-3 लाइन लिखो कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर किस चीज पे बनने वाला है, क्या टॉपिक है। उसके बाद बताओ कि ओल्ड क्या चलता था और अब हम जब बनाएंगे तो क्या क्या चीजें नई ऐड होगी। तभी डेवलपमेंट कर रहे हो ना। मानो कि पहले पेपर बेस्ड ऑफिस चलता था, उसको ऑटोमेटेड ऑफिस कर दिया गया, तो क्या क्या बेनिफिट हुआ? पेपर गायब हो गया, ठीक है। अब मेल वेल शुरू हो गया, अब तुम्हें ऑफिस में फाइल्स कम दिखेगी, ठीक है। अब एग्रीमेंट पेपर से दिखते हैं, नहीं तो फाइल्स गायब हो गए, अब सब स्कैन करके सब पीडीएफ फाइल में जो है स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो सकता है। तो आप एक स्कोप इसका सोच के चलोगे कि क्या इसका ब्रॉड गोल है, इसको करने के बाद क्या बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद कुछ डेफिनेशन, एक्रोनिम्स जो भी यूज करते हो आप शॉर्टकट, जैसे आप यूज करते हो शॉर्टकट फॉर्म, जैसे एसआरएस आप यूज करते हो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए, डीएफडी यूज करते हो डेटा फ्लो डायग्राम के लिए। तो आप क्या एक्रोनिम्स एब्रिविएशन का वहां पर यूज करना चाह रहे हो, या अपने सॉफ्टवेयर में ही किसी एक पार्ट का नाम शॉर्ट करके बताना चाहते हो तो डेफिनेशंस में वहां डाल देते हैं। कि मानो कि 10 साल के बाद कोई बंदा देखेगा कि तुमने लिखा है LIS, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो व्हाट इज द मीन ऑफ LIS। तो वो वहां जाएगा, वहां देख लेगा कि LIS के लिए इसने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है जनरल डिस्क्रिप्शन। जनरल डिस्क्रिप्शन में हम आ जाते हैं, उसके मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है। ठीक है, मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन होता है कितने मॉड्यूल में आपने उसको डिवाइड किया है। तो प्रोडक्ट प्रोस्पेक्टिव, द प्रोडक्ट इंटरफेस एंड द रिलेशनशिप विद द अदर प्रोडक्ट्स। इट प्रोवाइड द ऑपरेशनल डिटेल्स एंड बिजनेस ओनरशिप फॉर द प्रोडक्ट। उसका फंक्शनैलिटी होती है, जैसे प्रोडक्ट फंक्शन क्या फंक्शन करता है, यूजर लॉगिन बनाओगे, कस्टमर लॉगिन बनाओगे, ठीक है, कैसे उनके बीच में फॉर्म्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, ये वहां पर बताएंगे। देन यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कौन इसको यूज कर रहा है, ठीक है, उसका ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बैकग्राउंड क्या है, डेमोग्राफिक डिटेल क्या है, टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। जो सॉफ्टवेयर तुम बना रहे हो, ये जनरल पर्पस बना रहे हो या स्पेसिफिक पर्पस बना रहे हो, ठीक है। अगर तुम एक स्पेसिफिक पर्पस बना रहे हो तो ये देख के चलोगे कि अगर तुमने कमांड बेस्ड सिस्टम बनाया है तो उसको यूज करने वाला बंदा टेक्निकली साउंड तो होना चाहिए, ठीक है, उसको कमांड चलाना तो आना चाहिए। GUI बेस चला रहे हो तो GUI बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हो। देन उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट।
This section provide in-depth detail about the function and functional and non-functional requirements. यह फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की स्टडी होती है। ठीक है, हमारे सिस्टम में क्या क्या फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन आपको देखना है। ठीक है, ये इसका एक जनरल फॉर्मेट है। अब इसको जब आप एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगा तब ये क्लियर होगा, अभी बोरिंग होगा ऊपर के टॉपिक्स को देखना। अब आ जाओ 1.4 केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी के बारे में उज्जवल बताएगा, इसको रीडिंग मारो। एक्स बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या बोलना चाहता है, किस तरीके का एसआरएस बनवाना चाहता है, एक बार रीड आउट करो और इसको बताओ कि करना क्या चाहती है कंपनी, इसी का एसआरएस बनाना है। बाकी सारे लोग रीडिंग करो, किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ कि ये किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एसआरएस बनवाना चाहता है। ठीक है, विक यस सर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया? जी सर। क्या करना चाहती कंपनी, किस टाइप का प्लेटफॉर्म बनेगा? हाँ सर, अभी तो इन लोगों के लिए फ्रेश स्टार्ट है बिकॉज इन लोगों का ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। हम्म, उनके जो कंपटीटर है उन लोगों का ऑनलाइन प्रेजेंस है। इनका सर्वे में ये बता रहे हैं दैट उनके ऑनलाइन प्रेजेंस होने की वजह से उनके सेल्स ज्यादा है, सो दे आल्सो वांट टू गो ऑनलाइन। इसलिए वो लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर तैयार करना चाहते ये हैं। एट वंस पूरा करना चाह रही है या मॉड्यूल में करना चाह रही है? सर एट वंस, बिकॉज उन लोगों के पास अभी है नहीं, उनको इन्वेंटरीज अपलोड करना है, कस्टमर सर्च करे और चेकआउट करे, प्राइसिंग डिटेल्स आए, सो एक ही बारी में वो लोग इस चीज को अपलोड करना मींस ऑनगोइंग करना चाह रहे हैं। ओके, तो मतलब वो एक ही बार में पूरा सिस्टम चेंज कर देगा? चेंज सर, उनके पास सारे इन स्टोर फैसिलिटीज हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, तो उनके लिए तो सॉफ्टवेयर नए सिरे से ही बन रहा है। हम्म। ये तो अगर उसके पास ओल्ड सिस्टम चल रहा था, ये नया सिस्टम वहाँ इंस्टॉल कर देगा, एक ही बार में पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। तो अगर ये सिस्टम फेल हो गया तो फिर कैसे रिकवर करेगा अपना पुराना काम? क्योंकि उसको तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, इस नए सिस्टम का तो एक्सपीरियंस है ही नहीं। नहीं है सर, बट सर ये तो मुझे जितना लगा सर, मैं रहा हूँ ओके, देखो जो समझ रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ कि क्रॉस क्वेश्चन मैं ऐसे लेकर रहा हूँ कि उसको समझो ठीक से। ठीक है, जी जी सर। क्योंकि इसके बाद आप सॉफ्टवेयर ही पूरी जिंदगी बनाओगे। ठीक है, फिर ये पेपर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जी सर। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट करोगे थेरेटिकल नॉलेज, इसके बाद कभी भी तुम्हें इस पेपर को पढ़ने का जो है ना मौका नहीं मिलेगा। इसलिए क्रॉस क्वेश्चन कुछ करते कुछ भी जवाब दे दिया करो सब। ठीक है, जी सर। यस, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, रैंडम सिलेक्शन, विकास वर्मा। विकास वर्मा, यस सर। हाँ पढ़ा आपने इसको? यस सर। वो क्या समझ में आया? सर मुझे मुझे भी समझ में आया कि मतलब एक कोई रेंटल कंपनी है, वो अपनी क्या कहते हैं जैसे उनका एक स्टोर है, तो वो हम्म, उनका वो करना चाहते हैं कि मतलब वो अपनी हम्म, जो सेल्स है वो बढ़ाना चाहते हैं, सेल्स पर विजिट जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, और हम्म। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मीट करना चाहते हैं। और तो पहले इनका कैसा काम चलता था, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन, तो अब ये अपने को ऑनलाइन लाना चाहते हैं। हम्म। ओके, यस दे बोले तो करते हैं। तो उसने डिसाइड किया डेवलप एन ऑनलाइन कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन आइटरेटिव फैशन। आइटरेटिव फैशन का मतलब क्या हो गया, एक बार में नहीं करना है, कुछ कुछ मॉड्यूल करके उसको जोड़ते जाना है। ठीक है, आइटरेटिव फैशन का मतलब होता है कि हम इसको बार बार धीरे 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 करके आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, द फर्स्ट साइटेशन अलाउज कस्टमर टू सर्च फॉर अ प्रोडक्ट टू व्यू द प्रोडक्ट को व्यू कर सकते हैं, उसके सकता है, और पेमेंट करके बाहर निकल जाए। ठीक है, इन फ्यूचर
iteration. There are plans to enhance this by adding mobile specific application. तो अभी वो इस तरीके से काम करना चाहता है कि ये 3 बेसिक फंक्शनैलिटी चल जाए और आगे फ्यूचर में, ठीक है, वो चाहता है कि हम अपनी कंपनी का जो है ना ऐप निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐप डेवलपमेंट कर देंगे तो क्या होगा, हर लोगों के फोन में अवेलेबल रहेगा, जैसे क्या जिसको जब रिक्वायरमेंट होगी वो फोन से भी ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। तो ये सेकेंड आइट्रेशन है। फ्यूचर आइट्रेशन में उसने ऐसा सोचा है, ठीक है, कि हम प्रोजेक्ट को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए उसे एसआरएस बनाना है। तो देखो, फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले पर्पस लिखते हैं। द पर्पस ऑफ एसआरएस टू डिफाइन द सिस्टम अंडर डेवलपमेंट, नेमली XYZ ऑनलाइन। ऑडियंस कौन है इसका, साइट एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यूजर, ठीक है, साइट का एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूजर है। और अदर जो इसके ऑडियंस होंगे वो डेवलपमेंट टीम होगी, बिजनेस एनालिस्ट होगा, डिजाइन टीम होगी, ठीक है, बाकी जो टेक्निकल टीम्स होंगे। स्कोप क्या है इसका, देखो जब भी एसआरएस लिखते हैं ना, पर्पस और स्कोप को अगर क्लियरली डिफाइन कर दिया ना, तो हमारा एसआरएस समझो 60% हो गया, ठीक है। बाकी चीजें तो फॉर्मेट भरने के लिए होती है। स्कोप क्या है, हम किस स्कोप से बनाने की, क्या बेनिफिट देगा। तो XYZ was envisioned by executive management as a part of their overall sales strategy after discovering that there is a huge scope for increasing sales by selling the product online. तो उसने आइडेंटिफाई किया कि अगर हम इसको ऑनलाइन कर लेते हैं तो हमारे पास ह्यूज स्कोप होगा कि अपने सेल को बढ़ाने के लिए। तो गोल्स इसने क्या बनाया, फर्स्ट कि हम इसको क्या करते हैं, $20 से $25 तक लेके जाते हैं, ठीक है। पर विजिट जो हमारा $20 चल रहा है, $20 का, ठीक है, यहाँ पर हम इसको इंक्रीज करके $25 तक ले जाएंगे फर्स्ट ईयर में। तो ग्रोथ कितना हुआ, ₹5 बढ़े, मतलब 25% ग्रोथ लिया ना, 20 से 25 तक, ठीक है। तो 25% कम नहीं होता किसी कंपनी का ग्रोथ, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर बढ़नी शुरू हो जाए कंपनी, तो हर कंपनी 3 साल में जो है डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रोथ होता है 5%, 7%, 8%, 10%, ठीक है। और किसी किसी साल माइनस भी जाता है, ठीक है। तो वो माइनस प्लस करते हुए कंपनी को लग जाते हैं 8-10 साल डबल करने में। देन इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम 40% to 60% विद इन 1 ईयर। अब क्या होता है, लोग दुकान तो खोल लेते हैं लेकिन कस्टमर संभाल नहीं पाते, ठीक है। तो कस्टमर संभाल नहीं पाते मतलब जितना विजिट हुआ वो दोबारा विजिट हुआ कि नहीं तेरे यहाँ, ये भी तो देखना है। तो उसके लिए क्या होता है, कंपनी ऑफर निकालती है, उसके रेगुलर टच में रहती है, अपना प्रोडक्ट बेच दिया, उसका फीडबैक लेते रहती है कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका फीडबैक लिखती है, फिर उसको वो सॉल्व भी करती है। उस किसी कस्टमर ने अगर कोई प्रॉब्लम रेज किया है तो उसको सॉल्व भी करती है। तो वो सेटिस्फैक्शन लेवल को 40% से 60% फर्स्ट ईयर में करना चाहता है, ठीक है। 100% तो कोई नहीं कर सकता है वन टाइम, तो 20% इसमें इंक्रीज करना चाह रहा है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक एक हिट बढ़ जाएगा इधर सेल में, ठीक है। द नेक्स्ट, इंक्रीज कस्टमर लॉयलिटी फ्रॉम 10% to 15% विद इन 1 ईयर। कस्टमर लॉयलिटी बढ़ानी है 10% से 15%, ठीक है, जो टिके हुए कस्टमर है। Then next, following the high level functionality in scope of the project, develop XYZ online platform. I okay. And develop XYZ online platform for end customers. XYZ साइट एडमिन कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। हु मेंटेन्स इनहांस XYZ ऑनलाइन,
स्टेक जो इसमें who has a business and other interests in XYZO including sales team, IT team, system team. एक्रोनिम देखो बनाया ROI, जहां पे लिखा होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, SDLC मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, MSIE मीन्स माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये एक्रोनिम आप खुद से बनाते हो, लिखते हो, ये इतना बड़ा बड़ा लिखने से बचना है तो इन वर्ड्स को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जनरल डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्रोस्पेक्टिव, कैसे इसका इंट्रैक्शन हो रहा है। एक प्रोडक्ट का डेटाबेस है, वेब सर्वर है, और वेब सर्वर है। इनका इंट्रैक्शन नीचे इन्वेंट्री, ERP और प्राइसिंग सिस्टम से हो रहा है, और एक प्रोडक्ट के डेटाबेस से ये डेटा एक्सेस कर रहा है, ठीक है। जब भी आप ऑर्डरिंग करोगे या कोई पेमेंट होती है, ठीक है, या उसको व्यू करेगा तो ये इन सारे डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। देन सेकंड 2.2 प्रोडक्ट फंक्शन, लाइन चार लाइन डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट फंक्शन में सर्च का मॉड्यूल होगा। सर्च क्या करता है, यूजर्स विल बी एबल टू सर्च यूजिंग वेरियस प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, सिस्टम will display the product matching their current search result into शॉपिंग कार्ट। ऐसे करते हो ना अमेजोन या किसी भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे शॉपिंग कार्ट में डाल लेते हो। देन चेकआउट, अगर उसे रियल में आपको परचेज करना है तो फिर क्या करते हो, उसको आगे बढ़ाते हो, उसका पेमेंट का विंडो आता है, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से करो या नेट बैंकिंग से करो, ठीक है, ये ऑप्शन आएगा। और सक्सेसफुल जब आपका हो जाता है पेमेंट तो ये आपको वहां से बाहर कर देता है। यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन यूजर है, ऑनलाइन यूजर्स है, साइट एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। कौन कौन एक्सेस कर रहा है, जो XYZO का कस्टमर है, who will access the system online, ठीक है। नेक्स्ट है साइट एडमिनिस्ट्रेटर, जो इसको मेंटेन करता है पूरे वेबसाइट को। अब देखो कॉन्स्टेंट्स, फॉलोइंग आर द मेन कॉन्स्टेंट। अगर आप कुछ कॉन्स्टेंट लगाना चाहते हो फर्स्ट साइटेशन में तो आप देते हो यहाँ पर इनिशियल रिलीज ओनली अलाउ मैक्सिमम 10,000 प्रोडक्ट इन सर्च रिजल्ट। अभी आपने छोटा डेटाबेस के लिए सोचा है तो 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट जो है ना सर्च रिजल्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय प्राइसिंग एंड इन्वेंट्री सिस्टम, नहीं तो ओवरलोडिंग बढ़ जाएगी। उसके बाद इनिशियल रिलीज इज ओनली सपोर्टेड ऑन MSI या आपने ये भी सपोर्टेड होगा वो, ठीक है। Firefox ब्राउजर XYZ does not work without JavaScript support, ठीक है, ये कांस्टेंट दे दिया आपने जहां पर ये लिमिटेशन आप लगाते हो। अब देखो एक्सटर्नल इंटरफेस, अब लॉगिन पेज क्या करता है, अब इसकी फंक्शनैलिटी आप एक एक करके देखोगे। लॉगिन पेज क्या करता है, ऑथेंटिकेट करेगा यूजर को, नई रजिस्ट्रेशन बनानी है, पासवर्ड उसका फॉरगॉट हो गया, फॉरगॉट यूजर आईडी, फॉरगॉट पासवर्ड, ये लॉगिन पेज में ये सारी फंक्शनैलिटी होती है। प्रोडक्ट सर्च पेज, प्रोडक्ट के नेम से उसको हम सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सर्च रिजल्ट पेज, ये इसके जस्ट बाद आएगा सर्च पेज, जैसे ही आप क्लिक करोगे इसका रिजल्ट नेक्स्ट पेज पे जाएगा सर्च रिजल्ट में। शॉपिंग कार्ट पेज, यहाँ पे शॉपिंग कार्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी कि टोटल अमाउंट कितना हुआ, एंड उसको पे करो एंड अलाउ द यूजर टू चेकआउट, ठीक है। देन चेकआउट पेज क्या करेगा, अलाउ द यूजर टू परचेज द प्रोडक्ट यूजिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड और यूजिंग पेपल अकाउंट, it should be integrated with payment gateway and display the order detail after successful payment, ठीक है। तो ये 3-4 फंक्शनैलिटी बेसिक है कि आपने लॉगिन किया, सर्च किया, ठीक है, शॉपिंग कार्ट में डाला, ठीक है, और चेकआउट हो गए, ठीक है, चेकआउट हो गए। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है सबको? जी सर।
अब देखो यहाँ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जिसकी स्टडी हम करते हैं। लॉगिन ऑपरेशन की फंक्शनल रिक्वायरमेंट 3.2.1। लॉगिन ऑपरेशन की फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, इसमें देखो है कि यूजर क्लिक और लॉगिन बटन, सिस्टम शुड ऑथेंटिकेट एंड क्रिएट अ वैलिड यूजर सेशन। ठीक है, अगर उसका यूजर आईडी पासवर्ड इनकरेक्ट होता है तो उसके पास मैसेज आता है। ठीक है, एक्सेप्शन सिनेरियो में देखो नीचे, अगर वो 3 बार से ज्यादा पासवर्ड डाल देता है तो उसका वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है, फिर वो 24 आवर्स के बाद या 6 आवर के बाद जो लिमिटेशन आपने डाल रखी है, मतलब वो आइडेंटिफाई करता है कि अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है, तो क्या करता है कुछ देर के लिए जो है उसको टर्मिनेट कर देता है उसका सेशन, बोलता है कि भैया तुम आना 3 घंटे 6 घंटे के बाद। ठीक है, तो दीज आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सर्च ऑपरेशन की फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी कि रिट्रीव करे वो जो डेटा हमें चाहिए। ठीक है, और रिट्रीवल कैसे हो उसका, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैचिंग रिकॉर्ड्स को दिखाए। एक्सेप्शन सिनेरियो में क्या करेगा, डिस्प्ले नो प्रोडक्ट फाउंड। ठीक है, डिस्प्ले नो प्रोडक्ट फाउंड, मतलब कोई ऐसा अपने प्रोडक्ट डाल दिया जो उनके लिस्ट में नहीं है, तो एक मैसेज वहां से आना चाहिए कि जो प्रोडक्ट जो आप क्राइटेरिया में डाल रहे हो ये हमारे पास नहीं है। ऐसे शॉपिंग कार्ट ऑपरेशन का होता है, चेकआउट, ऐसे इसमें रिक्वायरमेंट्स को हम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो सबसे लास्ट है जो आपको समझना चाहिए, वो है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। ऑल पेजेस शुड लोड विद इन 2 सेकेंड थ्रू आउट द यूएस रीजन। 2 सेकेंड में लोड हो जाना चाहिए। सर्च रिजल्ट शुड बी डिस्प्लेड विद इन 1 सेकेंड। चेकआउट शुड हैपन विद इन 5 सेकेंड आफ्टर प्रोवाइडिंग पेमेंट इंफॉर्मेशन। तब बोलोगे ना कि फास्ट सिस्टम है। ठीक है, नहीं तो क्या है कि आप एक पेज खुल नहीं रहा है, लोड भी नहीं हो रहा है, सर्च भी नहीं हो रहा है और पेमेंट विंडो पे भी लटक रहा है जाके। ठीक है, तो आप बोलोगे कि कैसा वेबसाइट है, तो उस कंपनी की वेबसाइट पे हम पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा आप लोग का। जी सर। यहाँ आपका एसआरएस कंप्लीट होता है, एक केस स्टडी के थ्रू आपने समझ लिया। अब एसआरएस बना सकते हो खुद से। हाँ सर, मतलब ट्राई कर सकते हैं, पूरा प्रॉपर तो नहीं बनेगा पर बन जाएगा। प्रॉपर तो बनाना है ना, एग्जाम तो आ ही रहा है। जी जी सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना अभी थोड़ा। हाँ हाँ, प्रैक्टिस करना है, बहुत टाइम है। जी सर वही। टाइम की कमी नहीं है हमारे पास, टाइम हमारे पास इस पेपर को पढ़ने के लिए बहुत टाइम है। हो जाएगा सर ठीक है, पूरा। बाकी लोग जी के सर। समझ में आ रहा है। यस सर। कितने ब्लॉक कंप्लीट हो गए लगभग, ये चैप्टर। कल सर ब्लॉक हो गया था ये, ओएसआई वाला, ओएसआई और सर टीपी वाला हो थर्ड गया और था। फर्स्ट हुआ शायद। क्या हो गया, बोलो। सर थर्ड या फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक अभी खत्म नहीं हुआ सर, है, फर्स्ट तो अभी है ना। में जो आप एसआरएस पढ़ा रहे हैं और बाकी थर्ड में वो। थर्ड तो लगभग हो ही गया, थर्ड में तो अब कुछ है ही नहीं। हम्म, ठीक है, थर्ड तो कंप्लीट है। सेकंड में एक चैप्टर बचा होगा, यही फंक्शन ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन होगा। ठीक है, बस यही 3-4 चैप्टर हैं, इसको आराम से तसल्ली से पढ़ो। ठीक है, एसआरएस लिख लो कुछ क्वेश्चन का करने के लिए। रेलवेज लिख लो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लिख लो। ये सब इग्नू एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखोगे ना, उसमें आया हुआ क्वेश्चन ये सब है। और इसमें देखो क्वेश्चन पेपर की खास बात क्या होती है, बीसीएस 51 में जो केस स्टडी से ये एसआरएस करवाएगा ना, उसी का डीएफडी देगा, उसी का ईयर डायग्राम देगा। वो बोले क्वेश्चन 1 के ए में जो एसआरएस में क्वेश्चन था, इसी सिस्टम का डीएफडी बनाओ, इसी का ईयर डायग्राम बनाओ, इसी का गैंट चार्ट बनाओ, इसी का यूज केस डायग्राम बनाओ।
ठीक है, तो एक स्टडी अगर आपकी खराब हो गई ना पहली, तो 50 मार्क्स पे वो आपकी एनालिसिस चली जाएगी। ठीक है, इसलिए उसका एसआरएस वाला पार्ट अगर बढ़िया से कर लिया ना तो बाकी सब बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर निकाल के देखना शुरू कर दो, जितना बता दिया हो ना इतने में 60-70 नंबर मार दोगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन जो करेंगे, पहले लिख लो इसके बारे में। एक हो गया लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, लाइब्रेरी हो गया, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जी सर, आगे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जी सर, नेक्स्ट। हाँ बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम या एडमिशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी एडमिशन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, देखना ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक अब इसको रीडिंग मारो आप लोग बैठ के क्लास में, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछते जाओ बीच में। और एक एसआरएस बनाने की कोशिश करो, जब बन जाए तो भेज देना मेरे पास। सर हम्म, सर ये वेबसाइट के लिए भी सेम ही होता है ना सर, ऐसा ही तो वेबसाइट का ही तो बनाया ना एसआरएस, जी जी। ये ऑनलाइन का ही तो बना रहे हो ना। हाँ जी सर। रिक्वायरमेंट लिखना है, चाहे वेबसाइट हो या किसी चीज का भी हो, आप सिस्टम की रिक्वायरमेंट लिखो, उसी का डॉक्यूमेंट। स्पेसिफिकेशन का मतलब ही होता है डॉक्यूमेंटेशन। अगर लिखा हुआ है डिजाइन स्पेसिफिकेशन तो मतलब डिजाइन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट का वो स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, मतलब उसकी डिटेल है, डिजाइन का डॉक्यूमेंट है, मतलब आपने कैसे कैसे डिजाइन किया है, क्या क्या आप सोच के उसको चले हो, उसको अगर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, तो वो हो जाता है स्पेसिफिकेशन। जैसे लेके कोड स्पेसिफिकेशन, आप कोडिंग की डिटेल लिखते हो कि कैसे कैसे आपने लॉजिक उसमें लगाया, क्या क्या लॉजिक पे वो वर्क कर रहा है, अगर उसको स्पेसिफाई कहीं करते हो तो दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे ही होता है सिस्टम स्पेसिफिकेशन, सिस्टम की ओवरऑल डिटेल, वो सिस्टम स्पेसिफिकेशन है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट की डिटेल है वो इन डॉक्यूमेंट फॉर्म, रिटन फॉर्म में। ठीक है, यस सर। एसआरएस बनाओ। ठीक है, असाइनमेंट इवेल्यूशन में डाल दूंगा ये, अगर एसआरएस बना दिया तीनों तो। ठीक है, इसको ऐड करके 10 नंबर सबको एक्स्ट्रा मिलेगा, ये तीनों अपडेट करके दो, क्योंकि अभी जो बनाया होगा सबने इधर उधर का टेप टाप के लिख दिया होगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना। सर किया ही नहीं अभी तो। अब किया नहीं तो खुद से बनाओ, जी सर। जी सर। मेरे पास ही आएगा, मेरे पास ही आएगा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंटी वेंटी का। बनाओ, अगर बना दिया इसको तो मैं उस डॉक्यूमेंट को मानूंगा ही नहीं, वो तो चलो फॉर्मेलिटी वर्क हो गया, क्योंकि उसमें भी तो यही बनाने के लिए दिया होगा। एक एसआरएस कोई होगा, कोई टॉपिक, क्या टॉपिक है? ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम।
नहीं क्या है टॉपिक उसका, एसआरएस का असाइनमेंट? ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम सर। ऑनलाइन शॉपिंग है, रेलवे है? सर असाइनमेंट की पूछ रहे हो आप? हाँ असाइनमेंट। नहीं नहीं सर, मैं तो सिनोपेज के बारे में बोल रहा। नहीं सर नहीं ये रेलवे सर। रेलवे ही है ना? जी सर, रेलवे। और क्या उसमें ऐड किया है? रेलवे का एसआरएस बना रहा है, डीएफडी या डायग्राम बनवा रहा है? 2-3 क्वेश्चन दिए होंगे, एक होगा कोई कोड वर्ड लिखने का दिया होगा। सर एक कॉस्ट एंड एफर्ट भी है, क्या है? एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड एफर्ट फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। कैसे किया कॉस्ट एस्टिमेट? यस सर। कैसे करते कॉस्ट एस्टिमेट चांदनी? सर कॉस्ट एस्टिमेट उसके पूरे डिजाइन का जितना भी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आएगा वो और उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट उन सबको मिला के बताया जाता तो कोई मॉडल वॉडल काम करता होगा ना? है। जी सर। लिख लो कहीं साइड में। कॉस्ट एस्टिमेशन का मॉडल होता है कोकोमो मॉडल, COCOMO, कोकोमो मॉडल, पुतनाम मॉडल, PUTNAM, और एक होता है स्टैटिस्टिकल मॉडल। ये MCA वाला जो है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ब्लॉग अगर मिल जाए वो डाउनलोड कर सकते हो, तो उसमें जो है ना इनके बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी गूगल सर्च मारोगे थोड़ा बहुत डेटा मिल जाएगा। कभी कभी प्रोजेक्ट के वाइवा में भी पूछ देते हैं, क्योंकि BCA के सिलेबस में डाला भी नहीं है, तब भी क्या है ना पूछ देगा कोकोमो मॉडल क्या होता है। कोकोमो का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल। ठीक है। यस सर। कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए इस मॉडल को यूज करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में ओवरऑल कॉस्टिंग कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, पर 1000 लाइन ऑफ कोड के हिसाब से कितना मैन पावर का खर्च हो रहा है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला सेट होता है। ठीक है, उसके हिसाब से जो है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो कॉस्ट एस्टिमेटर होता है वो निकालता है कि जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग क्या होगी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मॉडल्स हर चीज के। ठीक है, मॉडल्स का मतलब क्या है कि बने हुए प्रिंसिपल्स हैं, जो पहले किसी इसके साइंटिस्ट ने पहले इस मॉडल को बना रखा है, तो इसको आगे हम लोग फॉलो किए जाते हैं। अब न्यूटन ने एक रूल बना दिया तो न्यूटन का रूल चल रहा है ना। जी सर। तो ऐसे ही होता है, जो साइंटिस्ट जो रूल दे के जाते हैं फिर उसके हिसाब से हमें बस केवल रिक्वायरमेंट डालनी होती है। तो ये कोकोमो मॉडल, पुतनाम मॉडल, स्टैट मॉडल उसी के लिए यूज होता है। ठीक है, जी सर। तो इसको बनाइए आप लोग, अभी इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस वर्क कर लीजिए क्लास में। ठीक है, कल की क्लास में फिर मैं अगला टॉपिक कराऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग है, फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग। आराम से पढ़ो, बहुत क्लास है, बीच में डिस्कशन का हम रखेंगे, सिलेबस तो पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस पहले खत्म हो जाएगा, आराम से पढ़ो, जो दिक्कत होगा पूछते जाना। क्लास में अटेंडेंस मार्क कर दो रोज का। ठीक है, और बाकी पेपर्स अपना पढ़ते रहो बीच में। ठीक है। जी सर।